वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्णभेदी संस्कार क्या है? मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य संस्कारों के समान कर्णभेद संस्कार का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। और इस संस्कार के अंतर्गत बालक एवं बालिका दोनों को कानों को छिदवाया जाता है। तो बालिकाओं में कान छिदवाने के साथ साथ नाक का भी छिदवाना अनिवार्य है। पुरुष को पूर्ण पुरुषत्व तथा स्त्री को पूर्ण स्त्रीत्व की प्राप्ति हो, इसी के लिए कर्णवेद संस्कार किया जाता है। और अन्य संस्कारों के भांति भी इसे आवश्यक माना जाता है। तो प्राचीन काल में कर्णभेद की इतनी अधिक महत्ता मानी गई है, जिस व्यक्ति का कर्णभेदन संस्कार नहीं किया जाता, शास्त्रों में श्राद्ध का अधिकारी ही नहीं माना जाता। तो बालक के जन्म से 6 मास से लेकर 16वें मास तक, बालक के जन्म से 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3, 5 अथवा 7 आदि विषम वर्षों में अथवा कुल की रीति परंपरा के अनुसार कर्णभेदन संस्कार किया जाना आवश्यक बताया गया है। तो प्रत्येक संस्कार को करने के पीछे उसके लिए ठोस तथा अकाठ्य कारण बताए गए हैं। तो कर्णभेद संस्कार को किए जाने की भी कुछ कारण बताए गए हैं, जिन्हें समझ लेना आवश्यक होगा। तो भगवान सूर्यदेव समस्त सृष्टि के प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाले देव हैं। सभी प्राणी को नवजीवन देते हैं सूर्यदेव। और कर्ण छेदन के पीछे भी यह धारणा प्रमुख है कि सूर्य की जो किरणें आती है वो कानों के छिद्र से प्रविष्ट होकर बालक अथवा बालिका को पवित्र करती है और तेज संपन्न बनाए, इसीलिए कानों को छिदवाना आवश्यक माना जाता है। तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था होने के कारण प्राचीन काल में वर्ण की महत्व को देखा जाता था और उसी के अनुरूप ही कार्य संपन्न किया जाता था। इस स्थिति को कर्णभेदन संस्कार में भी देखा गया है। इसीलिए ब्राह्मण तथा वैश्य कर्णभेदन रजतशाला का चांदी की सुई, क्षत्रिय का स्वर्ण शला का सोने की सुई तथा शूद्र को लोहा का, शूद्र के लोहे की सुई से कान छेदने का विधान बताया गया है। तो आजकल लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है स्वर्ण, रजत अथवा लोहे की सुई के कान छिदवा लेते हैं, किंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि वैभवशाली लोगों को अपने बच्चों के कान छिदवाने की जो प्रक्रिया स्वर्ण शलाका से ही संपन्न करानी चाहिए। और प्रारंभ में इस क्रिया को शुभ समय में देवता का पूजन करने के पश्चात सूर्य देव की पवित्र किरणों के साथ बालक अथवा बालिका के कान छिदवाना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष निर्भया, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष यजत्रा स्थिरो रंगौ तुष्टवागं सस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं यदायु। इसके पश्चात बालक के पहले दाहिने कान में, इसके पश्चात बाएं कान में छिद्र किया जाता है और बालिका को पहले बाएं कान में, उसके बाद दाएं कान में छिद दिया जाता है। तो इसी के साथ
बाईं नासिका में छेद करने का भी विधान है। तो छिद्र करने के पश्चात कानों में रजत की छोटी सी सलाखा डालकर उसे हल्दी को तिल के तेल में डालकर कान पर लेपन किया जाता है, ताकि किए गए छिद्र बंद ना हो जाए। जो रजत सलाखा का प्रयोग ना कर पाते हैं, वे लकड़ी के बाद उपयोग में लाया करते हैं। और इसके 3 दिन बाद बालक बालिका को स्नान कराया जाता है। कहीं कहीं पर यह 3 के स्थान पर 7 दिन बाद किया जाता है, और कहीं कहीं अपने रीति रिवाज के अनुसार जो भी दिन पड़ता है उसके अनुसार स्नान करवाते हैं। और कहीं कहीं पर यह 3 के स्थान पर 7 दिन में, और इसके पश्चात बालकों को कुंडल तथा बालिकाओं को वर्णाभूषण के रूप में बलिया एवं नाक में लौंग धारण कराई जाती है। तो कर्ण भेदन हमारे 16 संस्कार में से एक धार्मिक संस्कार के रूप में तो अवश्य माना जाता है, किंतु इसके साथ साथ इसका स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहरा संबंध माना गया है। चिकित्सकों ने इसके विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कर्णभेद संस्कार के स्वास्थ्य महत्व को भी समझाया है और बताया है। तो कर्ण भेदन केवल एक प्रथा अथवा उपचार विद्या नहीं है। कान के छेदन की प्रथा आज भी ना होकर प्राचीन काल से चली आ रही है। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग आप देखते होंगे, तो अधिकांशतः जो है बूढ़े बुजुर्गों को कान छिदवाया हुआ मिलता होगा। तो वर्तमान में तो आम आदमी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर वो अपनी संस्कृति को उपेक्षा करने की दृष्टता कर रहा है, किंतु प्राचीन काल में व्यक्ति किसी अन्य को अपेक्षा अपनी संस्कृति पर ही गर्व करता था। अपनी संस्कृति को भली भांति पालन करता था। और प्राचीन काल से ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि विश्व भर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य देशों के लिए अनुकरणीय थी। यही कारण है कि अनेक अच्छी बातें तथा ज्ञान जो उत्पन्न तो हमारे यहाँ हुआ, किंतु इसकी उपयोगिता को देखते हुए विभिन्न देशों ने उनका अनुकरण प्रारंभ किया और कान छेदने की परंपरा अथवा संस्कार विशुद्ध रूप से भारतीय था, किंतु इसे विश्व में अनेक देशों ने सहर्ष अपना लिया। तो मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई में ऐसे पत्थर तथा हड्डी से बनी महीन उपकरण मिले तथा जो मूर्तियां उसके अवशेष मिले हैं, उसके बाद छिदे हुए थे, जो इन बात की पुष्टि करती है कि आदि काल में भी कान छेदा जाता था। इस बात के अनेकों प्रमाण है। उन्नीस सौ 91 में ऑस्ट्रिया की बर्फीली चट्टानों के नीचे एक स्त्री का शव, जो वैज्ञानिकों के अनुसार 5000 वर्ष पुराना था और उसके कान छिदे हुए थे। तो आदि काल से ही, जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है, बच्चों के कान के नीचे, तो बच्चों के कान के नीचे वाले भाग जो है और बीच की जो लौर के छेद करना संभवतः एक प्रथा थी। तो कान क्यों छेदा जाता था? यह प्रथा क्यों थी? इस पर शोधकर्ताओं के अलग अलग विचार हैं। और जब भी कोई प्रथा जन्म लेती है, तब उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वो आस्था हो, धर्म हो या फिर विज्ञान हो। और इस विषय पर लोगों ने अपना विचार अलग अलग रखा है। तो ब्रह्मांड से प्रकृति और प्रकृति से मानव का जन्म हुआ, परंतु उसका मस्तिष्क आज की तरह इतना विकसित नहीं था।
वह अपनी प्राकृतिक आपदाओं को अपने कुल देवता का प्रकोप मानता था और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि दिया करता था। अबोध बालक इसका सहज साधन होते थे, पर शर्त यह होती थी कि जिस बलि के लिए चुना जाए उसका अंग भंग न हो या इस पर कोई कटे आदि का निशान न हो। तो अतः माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके कान छेद दिया करते थे, जिससे कोई बलि के लिए अपात्र माना जाए। और दूसरी बात है कि उस काल में चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित न होने के कारण बच्चों के शरीर में रोग हुआ करते थे और उन रोगों से उनकी अकाल मृत्यु हो जाया करती थी, जिसका कारण वे लोग दानवीय शक्ति मानते थे और उनका विश्वास था कि धातुओं से दानवीय शक्ति दूर रहती है। इसलिए बच्चों को कान छेद कर धातु से बनी वस्तु पहनाते थे और मानते थे कि दानव या राक्षस शक्तियों से उनके बच्चों की रक्षा होगी। आज भी देखने में आता है कि बच्चों के पास लोहे का छोटा सा चाकू, कोजरौटा आदि रख दिया जाता है या छोटा चाकू उसके गले में पहना दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि बुरी नजर तथा ब्रह्म प्रकोप से बच्चों की रक्षा हो। और तीसरा बात होता है कि एक अन्य मत के अनुसार इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा गया है। इस मत के अनुसार कान छेदने की जो व्यवस्था है वह स्वस्थ रक्षा होती है। समुद्र किनारे बसी हुई अनेक प्रजातियां ऐसा मानती थी कि बच्चों के कान छेदने से उसकी देखने की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए मछुआरे, पानी के जहाज पर काम करने वाले या समुद्र में मछली पकड़ने वाले अपने बच्चों का उनका कान इसलिए छेदा करते थे कि उनकी दृष्टि तीव्र हो जाए और दूर तक देख सके। और अन्य मत है कि आभूषण पहनने के लिए भी कान को छेदने की विचार सामने आती है और ऐसा समझा जाता है कि जब से व्यक्ति ने अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा होगा तभी से उसके मन में अपने आप को सुंदर तथा आकर्षण बनने का विचार उत्पन्न हुआ होगा और इसके लिए संभवतः कान छेदने, उसमें गहने पहनने का विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। अब कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि स्त्रियों के कान के साथ साथ नाक का भी छेदन किया जाता था, जिससे आभूषण पहनकर वे और अति सुंदर दिखे। किंतु पहले उनके कानों का ही छेदन किया जाता था। रोमन लोग इसे समृद्धि का प्रतीक मानते थे और दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के लोग कानों को बड़े छेद तथा लंबे बाल को समृद्धि का प्रतीक मानते थे। भगवान बुद्ध के समय में ही लंबे तथा कान बौद्धिक विकास के प्रतीक थे। एक्यूपंक्चर विधा 5000 वर्ष से भी पहले की विशिष्ट बिंदुओं पर सुई चुभकर रोग उपचार तथा स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रयुक्त में लाई जाती थी। उस समय जड़ी बूटियों का ज्ञान सीमित था। महिलाओं को गर्भ के समय एवं प्रसव के बाद भी जागरूक न होने के कारण बच्चों में रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती थी तथा वे जल्द ही रोगी हो जाते थे। तो कान छेदने से उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ जाती थी तथा ऊर्जा संतुलित होकर वे अकाल मृत्यु से बच जाते थे। तो आज सभी देशों, जातियों तथा वर्गों का कान छेदना धार्मिक प्रथा, सौंदर्य प्रदर्शन या आभूषण धारण करने के लिए किया जा रहा है। आभूषण धारण करने के लिए किया जा रहा है। अब नाक, जुबान, होठ, नाभि आदि नाना प्रकार के लोग अपने स्वेच्छा से सौंदर्यवर्धक के लिए छिदवाने लगे हैं। इस बारे में आम व्यक्ति की यह जानने की भी जिज्ञासा हो सकती है
कि आखिर छेदने के लिए कान का ही प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य अंग का क्यों नहीं किया जाता था? तो छेदने के लिए कान का ही प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर त्वचा मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है और छेद आसानी से किया जा सकता है। तो हिंदुओं में यह कर्ण छेदन या सूची भेदन संस्कार के रूप में किया जाता है, जो मुख्यतः 16 संस्कार में एक है। और इसे बच्चे को पैदा होते ही 7वें माह 1 वर्ष यानी 1 वर्ष या 3 से 5 वर्ष में किया जाने की प्रथा है। तो कान शरीर का अति उपयोगी अंग है तथा हमारे 5 इंद्रियों में से एक है, जिससे हम ध्वनि सुनते हैं। इस विषय पर प्राप्त साहित्य एवं अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि कान गर्भाशय में पल रहे शिशु के सदृश है तथा लौर जहां पर ज्यादातर कान छेदा जाता है, भ्रुकुटियों के बीच अर्थात अजना चक्र का सादृश्य है, जिस पर सुई से छेद करके पिट्यूटरी तथा पिनियल जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां की नियंत्रण करती है, जिससे विचारों में एकाग्रता, गूढ़ विषयों को समझने की शक्ति तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। श्रवण शक्ति में भी तीव्रता आती है। बच्चा इस गुणों से परिपूर्ण रहे, उस उद्देश्य से कान का लौर में छेदन किया जाता है। तो आदिकाल से कान के रोग उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 1957 में फ्रांस के डॉक्टर नेगियल ने कान छेदने का उपयोग विस्तृत रूप से रोग के उपचार के लिए किया गया तथा 40 वर्षों के अनेक शोध में 100 ऐसे बिंदु परिलक्षित किए जिन पर दबाव देकर विभिन्न रोगों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो सादृश्यता सिद्धांत के अनुसार मुख्यतः कान के लौर पर सिर, मत्था, गला, साइनस आदि का उपयोग होता है और कोंच कान का मध्य भाग होता है और सभी मुख्य आवश्यक फेफड़े, हृदय, यकृत, आंतें आदि का उपचार होता है तथा कान के ऊपरी जो भाग है, ऊपरी भाग पर हाथ, पैर, घुटने, अंगुलियां आदि का उपचार अत्यंत प्रभावी पाया गया है। तो जटिल रोगों जैसे थायराइड, अवसाद, अस्थमा, हृदय रोग, पीठ का दर्द, चिंता, नशे की लत, माइग्रेन, नींद न आना, साइटिका आदि जैसे गंभीर रोगों और जन्मजात रोगों का उपचार भी कान से संभव हो सकता है। कान के चारों ओर तेल से या सूखी मालिश करते रहना चाहिए और कान को मरोड़कर, खींचकर और नहाते समय कान को चारों ओर रगड़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, दृष्टि दोष दूर होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है तथा मस्तिष्क शक्तिशाली बनता है। इसलिए कर्ण छेदन की प्रथा को अपनाना बच्चों के हित में है। कर्ण भेद संस्कार के विशेष उपाय भी है। तो पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, इस संस्कार में शिशु के कर्ण का छेदन किया जाता है। हमारे ऋषि मुनि अत्यंत विद्वान थे। यही कारण है कि आज ज्ञान जो कह रहा है वहीं सारा सार हमारे ऋषि मुनि पहले ही कर चुके हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में जो भी कार्य किए जाते हैं, किसी भी संस्कार की जो भी विधि है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। अब कर्ण भेदन में क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है? तो ऐसे आप यह अवश्य जान ले कि चीन में आज जो एक्यूपंक्चर विधि से रोगों का इलाज किया जाता है, कर्ण छेदन भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
तो कर्ण छेदन के लिए आप यह समझ लें कि यह एक लाभदायक प्रक्रिया है, लाभदायक प्रक्रिया है। और इस संस्कार से शिशु अनेक प्रकार से गंभीर रोगों से दूर होता है। किसी भी स्कूल में जब कोई शिशु अपना ध्यान याद करके नहीं जाता है तो अध्यापक महोदय उस बच्चे का कान खींचते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? तो अधिकांशतः लोग इस बात की दंड के रूप में देखते हैं कि गलत किया है इसलिए कान खींच रहे, जबकि अध्यापक महोदय अपने इस दंड से उस बच्चे का स्मरण शक्ति को वृद्धि का प्रयास करते हैं। साथ ही यह है कि यदि कान के आसपास नियमित मालिश किया जाए अथवा कान कोई लौ कान का निचला मुलायम हिस्सा को जो है, मुलायम हिस्सा जो है नियमित रूप से धीरे धीरे खींचा जाए तो स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो शास्त्र के अनुसार कर्ण छेदन के लिए चैत्र पौष दोनों खरमास तिथिक्षय हर्षय मैंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक, जन्मास रिक्ता तिथि 4, 9 अथवा 14 तिथि, समवर्ष एवं जन्म तारा जन्म नक्षत्र से 1 से 10 या 19वां नक्षत्र, इन सबको छोड़कर जन्म से 6 से 7 अथवा 8वें मास में अथवा विषम वर्ष में अथवा जन्मदिन से 12वां या 16वां दिन, सोमवार बुधवार गुरुवार अथवा शुक्रवार में, श्रवण घनिष्ठा पुनर्वसु मृगशिरा चित्रा रेवती अनुराधा, हस्त अश्विनी अथवा पुष्य नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में कर्ण छेदन करना अधिक शुभ माना जाता है। और कर्ण छेदन हेतु और लग्न से 8वें स्थान में कोई ग्रह न हो और केंद्र में त्रिकोण तृतीय अथवा एकादश भाव हो, 1, 4, 7, 10, 5 और 9, 3 अथवा 11वां भाव में शुभ ग्रह हो तो शुक्र एवं बृहस्पति लग्न में हो और पाप ग्रह निर्बल चंद्र सूर्य मंगल शनि राहु केतु त्रिषडाह 3, 6 या 11वां भाव हो, 11वां भाग में हो और विशेष सर्वप्रथम बालकों को पहले दहिना उसके बाद कन्या को बाएं कान में छेद किया जाता है। कर्ण छेद संस्कार से पहले शिशु की दाईं हथेली पर और बालिका की बाईं हथेली पर केसर से अनार की कमल से ओम लिखने से शिशु का संपूर्ण जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत होता है। और इस प्रकार से संस्कार के बाद शिशु का हाथ लगवाकर एक पंचांग पीला वस्त्र और केसर की एक डिब्बा किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करके, दान करवाने से आयु होने पर विवाह में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होता है। और कर्ण छेदन में प्रयोग किए जाने वाले स्वर्ण तार यदि पहले मां दुर्गा के चरणों में स्पर्श करवाकर प्रयोग किया जाए तो शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो संस्कार में यदि शिशु के लिए नानी पक्ष से कोई स्वर्ण का उपहार आता है तो माना जाता है कि शिशु की नानी ने शिशु को स्वर्ण मुकुट का उपहार दिया है। शिशु भी भविष्य में राजसी जीवन अर्थात सुख समृद्धि से परिपूर्ण होकर वह जीवन व्यतीत करता है। तो संस्कार से पहले 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र शिशु के ऊपर से 21 बार उसार कर एक पीले वस्त्र में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से शिशु कभी गंभीर रूप से अस्वस्थ नहीं होता है।
और यदि शिशु का कर्ण छेदन संस्कार 1 वर्ष में ही कर रहे हैं तो शिशु के दाएं हाथ पर एक काला धागा अवश्य बांध देना चाहिए और इस धागे के उपयोग से शिशु को किसी भी प्रकार का नजर दोष नहीं लगेगा। और कर्ण छेदन संस्कार आपके प्रथम शिशु का है तो संस्कार के भोजन में से कम 3 अनाथ बच्चों का भोजन अवश्य कराएं। इससे भी शिशु पर किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है।